Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video, I will discuss the cultivation of plum, which is very important horticulture fruit crop. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. So let's get start the video. तो प्लम में हम डिस्कस करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। तो जो प्लम है, प्लम एक टेम्परेट सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रूनस स्पीशीज़। अब क्योंकि इसमें टोटल 6 डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली पॉपुलर और कल्टीवेट होती हैं वो है यूरोपियन प्लम और जापानीज़ प्लम। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ होती हैं, टोटल 6 स्पीशीज़ जो होती हैं प्लम में होती हैं। इनके बारे में भी आप आगे डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले हम इन दो के बारे में डिस्कस करते हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है। तो वैसे कॉमनली प्लम का साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस स्पीशीज़। अब कौन सी स्पीशीज़ है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन प्लम का साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस डोमेस्टिका और जापानीज़ प्लम का साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस सेल्सियाना। इसके अलावा टोटल अभी और भी स्पीशीज़ हैं, टोटल 6 होती हैं। अभी हमने 2 के बारे में डिस्कस करा है। इसके अलावा इसकी फैमिली होती है रोजेसी। क्रोमोसोम जो होता है इसका डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है 2n = 2x = 32। इफ़ वी डिस्कस अबाउट इट्स ओरिजिन, तो जो पहला हमने पढ़ा था यूरोपियन प्लम, यूरोपियन प्लम जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस डोमेस्टिका, इसका ओरिजिन हुआ है कैप्सियन सी कॉस्कस रीजन में। इसके अलावा जो जापानीज़ प्लम है उसका ओरिजिन हुआ है चाइना में। अब इसका नाम जापानीज़ है बट इसका ओरिजिन स्टिल चाइना में हुआ है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लम इज़, अब इसका ओरिजिन हो गया, बट ये इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो 1870 में इट इज़ इंट्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। इसके अलावा इंडिया में जो दूसरे हिली स्टेट्स होते हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, तो ये हिली एरियाज़ में प्लम का कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा प्लम की कुछ लो चिलिंग वैरायटीज़ भी हैं विच आर कल्टिवेटेड थ्रू आउट द पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। Apart from that, plum are very nutritious fruit because it contain good amount of sugar. Minerals are also there like potassium, calcium, magnesium, iron, zinc. Minerals होते हैं। इसके अलावा विटामिन भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए इज़ देयर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो थायमीन होता है दैट इज़ विटामिन B1 एंड राइबोफ्लेविन दैट इज़ विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3। These all minerals and vitamins are also द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रूट। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन प्लम्स आर सेल्फ फ्रूटफुल एंड जापानीज प्लम्स आर ऑफन सेल्फ फ्रूटफुल। तो यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है सेल्फ फ्रूटफुल और एक है सेल्फ अनफ्रूटफुल। इनका मतलब क्या होता है कि सेल्फ फ्रूटफुल और सेल्फ अनफ्रूटफुल का मतलब होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्लावर्स सेट फ्रूट्स, मतलब कितने फ्लावर्स हैं जिन्होंने फ्रूट सेट करा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ फ्रूटफुल और अनफ्रूटफुल। तो सेल्फ फ्रूटफुल में क्या होता है कि जो फ्लावर का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स ज़्यादा परसेंटेज में फ्लावर्स जो होते हैं फ्रूट को सेट कर पाते हैं। और सेल्फ अनफ्रूटफुल जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ही कम परसेंट फ्लावर फ्रूट्स सेट कर पाते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Then next one is in India, Japanese plums are more popular compared to European plum. European plum is more popular worldwide. Worldwide में European plum बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, लेकिन इंडिया में Japanese plum बहुत ज़्यादा पॉपुलर। Japanese plum which we have read out earlier. And the next important thing is inflorescence. प्लम की जो inflorescence होती है that is साइमोज। इस तरह से इसमें फ्लावर्स अरेंज होते हैं। प्लम एक क्लाइमेट्रिक टाइप का फ्रूट है। प्लम में डबल सिग्मोइड ग्रोथ का फॉलो होता है। फ्रूट टाइप इसका ड्रूप होता है, इट इज़ शोन दिस फिगर। ड्रूप इसका फ्रूट होता है और जो एडिबल मैटर होता है इसमें एडिबल पोर्शन दैट इज़ थिन एक्सोकार्प एंड फ्लैशी मेसोकार्प। तो उसका जो बाहर का एक्सोकार्प होता है वो एडिबल होता है और जो येलो वाला पोर्शन होता है अंदर का दैट इज़ द मेसोकार्प, दैट इज़ ऑल्सो एडिबल। तो इसका जो एडिबल रीजन होता है उसमें एक्सोकार्प और मेसोकार्प होता है। फ्रूट टाइप्स का ड्रूप होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रून्स। नाउ व्हाट इज प्रून्स। तो प्रून बेसिकली एक तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि हम प्लम से प्रिपेयर करते हैं। इफ़ वी ड्राई द प्लम
इफ़ वी ड्राई द प्लम दैन डेवलप इनटू प्रून्स। तो क्या होता है कि द ड्राइड प्लम्स आर नोन एज प्रून्स। तो जब हम प्लम्स को ड्राई कर देते हैं तो उससे प्रून्स प्रिपेयर होते हैं, एज इट शो इन दिस फिगर की जो ये प्लम है, और प्लम को जब हम इस तरह से ड्राई करते हैं तो इस तरह का जो ब्लैक और ग्रे ब्लैकिश कलर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज प्रून्स। तो प्लम से ही प्रून्स प्रोड्यूस होते हैं। प्लम को सिंपली हम ड्राई करते हैं, उससे प्रून्स डेवलप होते थे। लेकिन ऑल प्लम्स आर नॉट प्रून्स, सारे के सारे जो प्लम्स होते हैं वो प्रून्स नहीं होते, लेकिन जितने भी प्रून्स होते हैं वो सब के सब प्लम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्रून्स होते हैं दे आर वेरी न्यूट्रिशियस बिकॉज दे कंटेन पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट आर ऑल्सो देयर विच हेल्प्स एंड मेंटेन द बॉडी फंक्शन। सो ये होते हैं प्रून्स। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्लम ग्रुप। तो प्लम से प्रून्स कैसे बने हैं ये हमने डिस्कस करा। अब हमको डिस्कस करना है इम्पॉर्टेंट प्लम के ग्रुप्स। तो प्लम के जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं अभी हमने आगे डिस्कस करा था कि प्लम की टोटल 6 स्पीशीज़ होती हैं, 6 डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था अबाउट यूरोपियन प्लम एंड जापानीज़ प्लम। तो यूरोपियन प्लम और जापानीज़ प्लम का साइंटिफिक नेम हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, इसका ओरिजिन भी डिस्कस करा है। अब ये यहाँ पे जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये कोड है सिंपली इसको याद करने का, एस डी फिर जेम, JAME जेम। तो इस SD जेम से हमको ये इम्पॉर्टेंट जो इनके कॉमन नेम्स हैं उनको लर्न करना है। एस मीन्स होता है साइमन प्लम, और साइमन प्लम का साइंटिफिक नेम बहुत सिंपल है दैट इज प्रूनस साइमोनी। साइमन से बना साइमोनी। इसका ओरिजिन हुआ है नॉर्थ अमेरिका में। डी से याद करना है डैमसन प्लम, इसका साइंटिफिक नेम है प्रूनस इंसिटिया और ये ओरिजिनेट हुआ है वेस्ट बंगाल में। जे से जापानीज प्लम होता है और उसका साइंटिफिक नेम हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, इसका साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस सैलिसियाना एंड दिस इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। डोंट कंफ्यूज विद जापान, इट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। ए मीन्स होता है अमेरिकन प्लम, साइंटिफिक नेम इज प्रूनस अमेरिकाना एंड इज ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। सो साइमन प्लम नॉर्थ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है और अमेरिकन प्लम भी नॉर्थ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है। एम से ये लर्न करना है मैरोबैलन या फिर चेरी प्लम, साइंटिफिक नेम है इसका प्रूनस सेरिसीफेरा एंड दिस इज ओरिजिनेटेड इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दिस इज फ्रॉम एशिया। एंड ई से लर्न करना है यूरोपियन प्लम। तो ये जापानीज प्लम और यूरोपियन प्लम हमने भी डिस्कस करा था। यूरोपियन प्लम का साइंटिफिक होता है प्रूनस डोमेस्टिका और ये यूरोप में ओरिजिनेट हुआ है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जापानीज प्लम और यूरोपियन प्लम। यूरोपियन प्लम तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में जापानीज और यूरोपियन दोनों ही पॉपुलर हैं। बट इसके अलावा ये टोटल 6 डिफरेंट जो स्पीशीज़ थी प्लम की वो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द क्लाइमेट। प्लम की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है। प्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, तो टेम्परेट क्लाइमेट का क्रॉप है। इसके अलावा एरियाज रिसीविंग 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन आर कंसिडर्ड सुटेबल। तो ये उन एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पे इस तरह की रेनफॉल पैटर्न होता है। इसके अलावा जो जापानीज़ प्लम्स होते हैं दे आर कल्टिवेटेड लोअर एलिवेशन दैट इज़ 1000 to 1600 मीटर अबव सी लेवल तक इसको कल्टिवेट कर सकते हैं, या फिर जो सब माउंटेन वाला एरिया होता है वहाँ पे हम जापानीज़ प्लम कल्टिवेट कर सकते हैं। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस? चिलिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जो कि टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं उनमें जब बर्ड होती है बर्ड को ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब बर्ड ब्रेक होगी तो फ्लावर सेट होगा तो फ्रूटिंग होगी तो तभी ईल्ड जनरेट होती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट में सिंपली क्या होता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसमें वो मिनिमम टेम्परेचर कुछ आवर्स तक, कुछ घंटों तक रहना चाहिए, वो होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल तो 2 हमें डिस्कस करने हैं। यूरोपियन प्लम जिसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था डोमेस्टिकाना, ठीक है, प्रूनस डोमेस्टिकाना, उसमें क्या होना चाहिए कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बिलो होना चाहिए और कितने आवर्स के लिए फॉर 1000 to 12
100 आवर्स। तो ये है चिलिंग रिक्वायरमेंट यूरोपियन प्लम की। जापानीज़ प्लम की चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, वही टेम्परेचर सेम है, बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, बट टाइम अलग हो जाएगा। तो जापानीज़ प्लम की चिलिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो कम होती है, इसमें 700 to 1000 आवर्स टाइम होना चाहिए। तो जो यूरोपियन प्लम है उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई होती है और जापानीज़ प्लम की चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट इज़ द सॉइल रिक्वायरमेंट। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? डीप सैंडी लोम सॉइल्स विद गुड ड्रेनेज आर बेस्ट फॉर द प्लम कल्टिवेशन। तो डीप सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए, इसका ड्रेनेज अच्छा हो। यूरोपियन प्लम्स परफॉर्म इवन बेटर ऑन हैवी लोम और क्ले सॉइल। तो यूरोपियन प्लम्स के लिए अगर हमारे पास हैवी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो वो भी बेटर है। Unfavorable soil conditions can be overcome by the use of appropriate rootstock. Waterlogged, poorly drained, very shallow soils with excessive salt should be avoided. इस तरह की जो सॉइल होती है जहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉगिंग हो गई है, ड्रेनेज का कोई चांस नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शैलो सॉइल है और सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस तरह की सॉइल्स कल्टिवेशन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सॉइल्स की जो डेप्थ होती है, तो डेप्थ ऑफ सॉइल्स शुड बी एटलीस्ट 6 फीट। नेक्स्ट इज द प्रोपोगेशन मेथड्स। तो जो प्लाम होते हैं मेनली दे आर रेज्ड बाय सीडलिंग रूट स्टॉक्स एंड क्लोनल रूट स्टॉक्स। तो सीडलिंग रूट स्टॉक्स में जो हम मेनली यूज़ करते हैं इट इज़ वाइल्ड एप्रिकॉट, जिसको कॉमनली जरदालू बोलते हैं, और क्लोनल रूट स्टॉक्स में हम यूज़ करते हैं मायरोबैलन बी प्लाम। तो ये क्लोनल रूट स्टॉक होता है और वाइल्ड एप्रिकॉट सीडलिंग रूट स्टॉक होता है। इसके अलावा जो हम प्लम यूज़ करते हैं, प्लम में कॉमर्शियल जो मेथड यूज़ करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, दैट इज़ देयर आर 3 मेथड्स फॉर द कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लम, दैट इज़ टंग ग्राफ्टिंग, चिप बडिंग एंड टी बडिंग। दिस इज़ द टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में हम इस तरह का जैड या फिर एन शेप हम लगाते हैं रूट स्टॉक और साइड में, ताकि दोनों आपस में मतलब इस तरह से कट लगाते हैं कि आपस में वो इंटरलॉक हो सकें, कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद उनमें कैलस फॉर्मेशन हो, यूनियन फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। दैट इज टंग ग्राफ्टिंग विच इज़ परफॉर्म जनरली ड्यूरिंग द विंटर टाइम। एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ चिप बडिंग। चिप बडिंग में हमारे पास एक साइन होता है जिसमें हम इस तरह से चिप को रिमूव कर देते हैं और जिसमें एक बर्ड भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम रूट स्टॉक्स में साइन को इस तरह से अच्छे से रैप करके कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, दैट इज चिप बर्डिंग। द नेक्स्ट इज द टी बर्डिंग। हेयर वी ऑल्सो टेक अ बर्ड फ्रॉम द साइन से हम एक बर्ड लेते हैं, उसके बाद जो रूट स्टॉक लेते हैं उसमें जो शेप लगाते हैं दैट इज टी शेप का कट लगाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टी बर्डिंग। एंड दी बर्डिंग इज बेसिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द मानसून टाइम। तो बर्डिंग मानसून में होती है और टंग ग्राफ्टिंग वाला जो टाइम होता है वो विंटर का होता है। आफ्टर ग्राफ्टिंग और बर्डिंग द प्लांट टेक्स अबाउट 2 years टू अटेन स्टैंडर्ड साइज। तो 2 years प्लांट्स को लग जाते हैं अपने स्टैंडर्ड साइज आने में। नेक्स्ट इज द प्लांटिंग एंड स्पेसिंग। तो प्लांटिंग के लिए हमें सबसे पहले पिट्स बनाना होता है, दैट साइज इज 60 by 60, मतलब 60 सेंटीमीटर क्यूब का एक पिट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पिट टू में जो स्पेसिंग रहती है दैट इज़ 5 to 6 मीटर स्पेसिंग होगी। प्लांटिंग टाइम जो होता है इसका जनरली विंटर्स में ही प्लांट करते हैं इसको, दिसंबर जनवरी का जो टाइम होता है विंटर का, तभी हम इसको प्लांट करते हैं। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग डिपेंड करता है कि हम प्लम को कैसे ग्रो करते हैं। अगर हम प्लम को एज अ मेन ऑर्चिड में मेन क्रॉप की तरह ग्रो करते हैं तो हम इसमें स्क्वायर मेथड, जो स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग उसको फॉलो करते हैं और जो स्पेसिंग रहेगी हमारी 6 by 6 मीटर रहती है। एंड by applying this method and this spacing we can accommodate 256 plants per hectare. But one more important point is there that कि जो प्लम होता है वो एज अ फिलर क्रॉप भी ग्रो होता है। यू नो फिलर क्रॉप एक सिस्टम ऑफ प्लांटिंग होता है दैट इज हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉर्नर्स में प्लांट्स लगते हैं, हेक्सागोन के कॉर्नर्स में मेन प्लांट लगता है और बीच वाला जो स्पेस होता है वहाँ पे एक फिलर क्रॉप यूज़ होता है, तो दैट इज़ यूज एज अ फिलर क्रॉप। तो प्लम को हम बहुत जनरली फिलर क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं इन द हेक्सागोनल सिस्टम। तो अगर हम नॉर्मल प्लांट को मेन ऑर्चिड में प्लांट करेंगे तो स्क्वायर मेथड से प्लांट करेंगे और 6 by 6 की स्पेसिंग रखेंगे। लेकिन अगर हम उसको हेक्सागोनल सिस्टम में एज अ फिलर क्रॉप की तरह प्लांट करेंगे, खाली सेंटर में प्लम ग्रो करेंगे,
तो वहाँ पे क्या होगा कि जो स्पेसिंग रहेगी दैट इज़ 3.5/3 3.5/5 मीटर स्पेसिंग रहेगी, और प्लांट्स का नंबर तो जो होगा वो क्या होगा 305 प्लांट्स हमको प्रति हेक्टेयर में अकोमोडेट मतलब मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है जब फिलर की तरह यूज़ करते हैं प्लांट को, और ये कंडीशन है जब हम उसको सिंगली ग्रो करते हैं ना मेन ऑर्चिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द वेराइटीज़। वेराइटीज़ ऑफ प्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं आई विल टेल यू those varieties and you have to learn only those specific varieties name। तो पहला पॉइंट में आता है इंट्रोडक्शन टू वेस्ट हिमालय। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो वेराइटीज़ हैं और ये दोनों की दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सेंटा रोज़ा एंड द नेक्स्ट इज़ सतलज पर्पल। सतलज पर्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है पंजाब स्टेट की, और ये दोनों ही वैरायटीज़ जो हैं मिड हिल्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं। सेंटा रोज़ा पर्पल, सतलज पर्पल। नेक्स्ट इज यूरोपियन वेराइटीज़ में आती है प्रेसिडेंट, विक्टोरिया, स्टार्किंग डिलीशियस। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वेराइटी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेसिडेंट किस फ्रूट क्रॉप की वेराइटी है, तो द राइट आंसर इज प्लम। प्रेसिडेंट प्लम की वेराइटी है। जापानीज़ वेराइटी में आती हैं। जनरली जो जापानीज़ प्लम होते हैं दे आर सेल्फ फ्रूटफुल वेराइटीज़। ये सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं और इनको यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनाइजर। सेल्फ फ्रूटफुल वेराइटीज़ यानी जापानीज़ वेराइटीज़ में हमारे पास आती है ब्यूटी, मैरीपोजा, सेंटा रोज़ा। तो सेंटा रोज़ा वेराइटी जो है जापानीज़ की है, जापानीज़ वेराइटीज़ में आती है। सब ट्रॉपिकल में आती है सतलज पर्पल, काला अमृतसरी। काला अमृतसरी नाम से समझ में आ रहा है अमृतसरी की मीन्स ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, पंजाब को। टिट्रॉन, कटारूचक, जामुनी, मेरठी। तो यहाँ पे पर्पल्स सतलज पर्पल इंपॉर्टेंट है और काला अमृतसरी इंपॉर्टेंट है, टिट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है। दीज थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़। इसके अलावा जो सेल्फ अनफ्रूटफुल वेराइटीज़ होती है उसमें आती है कैल्से, एल्डोराडो, विक्सन, फॉर्मोसा, आलू बुखारा। तो आलू बुखारा भी बहुत ज़्यादा फेमस वेराइटी है इंडिया की, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदर वेराइटी में हो और अल्फ़ा आता है। अल्फ़ा को पता होगा ग्रीक लेटर का साइन होता है अल्फ़ा। ये एक प्लम की वैरायटी है। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बाकी पॉइंट्स थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ आती हैं। सेंटा रोज़ा, सतलज पर्पल, प्रेसिडेंट है, काला अमृतसरी, टिट्रॉन, आलू बुखारा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लम। नाउ वी डिस्कस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लम। तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है उसमें जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ वेल रॉटन एंड वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, दैन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर और फॉस्फोरस पोटेशियम होते हैं दे आर अप्लाइड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें हम यूरिया को यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वी ऑल नो जनरली हम इसको अप्लाई करते हैं स्प्लिट डोजेज में। तो उसकी जो फर्स्ट स्प्लिट डोज होती है नाइट्रोजन की, इट इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। तो पहली स्प्लिट नाइट्रोजन की जो डोज है फरवरी के मंथ में हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज फरवरी जो मंथ होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर फ्लावरिंग। तो प्लम में जो फ्लावरिंग आती है, अभी हमने इसकी फिगर देखी थी, इसमें डबल सिग्मोइड ग्रोथ का हो रहा था और फ्लावर्स जो थे इसके बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर के फ्लावर्स थे। तो फ्लावरिंग टाइम जो होता है इसका फरवरी ही होता है, और फरवरी में ही हम नाइट्रोजन की पहली स्प्लिट डोज अप्लाई करते हैं। सेकंड स्प्लिट डोज हम अप्लाई करते हैं सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल। इसके अलावा इस टेबल में भी हम देख सकते हैं कि जो टाइमिंग होता है आई मीन एज वाइज हम कैसे अप्लाई करते हैं डोजेस का अमाउंट। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर जो FYM अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं 5 to 10 kg पर हेक्टेयर। आफ्टर दैट जो डोज होती है वो इंक्रीज़ होती है 15 to 20, 25 to 30 है, और 7वें साल में और उसके बाद ये अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी दैट इज़ 40 kg पर हेक्टेयर। इफ़ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन जो कि हम सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिया, इसमें जो डोज है अगेन वो इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट 2 ईयर 50 to 100 थी, दैन आफ्टर दैट इंक्रीज़ हो गई 150 to 200, 250 to 300 एंड एट द लास्ट कांस्टेंट जो आएगी वो 300 थी। फॉस्फोरस का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। फॉस्फोरस फर्स्ट ईयर में 60 to 120 था, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ 182 to 40, दैन 300 to 400, कांस्टेंट आ गया 400। पोटेशियम रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो थोड़ी
यहाँ पे कम है। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट 25 to 50, दैन 75 to 100, 125 to 50, दैन एट लास्ट 200 इज कॉन्स्टेंट एट द 7th ईयर एंड आफ्टर दैट। तो 7th ईयर और उसके बाद जो ये रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, वो कांस्टेंट हो जाती है। इन सब के अलावा जो अगर सॉइल होती है उसमें जिंक, सल्फेट, जिंक की कमी है, सल्फर की कमी, आयरन की कमी, तो उसके लिए हम जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं। आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का भी स्प्रे करते हैं ड्यूरिंग मार्च, ताकि जो फ्रूट्स होते हैं उनको ये हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग जब फ्रूट्स हमारा एकदम पी साइज का होता है, बहुत छोटा साइज में जब फ्रूट्स होते हैं पी साइज का, मटर के दाने जितना, तब हम ये अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो, फॉर द फर्स्ट वन इज सेल्फ फ्रूटफुल वेराइटीज़ एंड सेकेंड इज द सेल्फ अनफ्रूटफुल वेराइटी। फ्रूटफुल का मतलब जिसमें फूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो होते हैं फ्रूट्स बना सकते हैं, यानी जिसमें 30% फ्लावर्स फ्रूट सेट कर लेते हैं, दैट इज़ सेल्फ फ्रूटफुल। और सेल्फ अनफ्रूटफुल में क्या होता है कि बहुत ही कम फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट सेट कर पाते हैं, यानी 1.5% फ्लावर्स ही फ्लावर होते हैं जो कि फ्रूट सेट कर पाते हैं। तो इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ फ्रूटफुल एंड अनफ्रूटफुल। सेल्फ फ्रूटफुल में 30% फ्लावर फ्रूट सेट कर रहे हैं और अनफ्रूटफुल में 1.5% फ्लावर्स फ्रूट सेट कर पाते हैं। प्लम में जो फ्लावरिंग थी अभी हमने डिस्कस करा था, हम जो नाइट्रोजन की फर्स्ट स्प्लिट डोज अप्लाई कर रहे थे यानी फैब्रिक के महीने में कर रहे थे, फैब्रिक मंथ में कर रहे थे, वो क्योंकि फैब में ही यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो सेकेंड हाफ ऑफ फैब्रिक इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में फैब्रिक के टाइम पे फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं। प्लम फ्लावर प्रोफ्यूजली, हैंस देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काला अमृतसरी वेराइटीज़ अभी हमने डिस्कस करी थी, काला अमृतसरी इज़ हैवी बियरर, जबकि आलू बुखारा जो है ये शाई बियरर है। दैन इमेच्योर फ्रूट्स आर वेरी एसिडिक इन नेचर, एज द फ्रूट मेच्योर द एसिडिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड TSS गोज ऑन इंक्रीजिंग। मेच्योरिटी आते आते एसिड कम हो जाएगा और TSS जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अराउंड 12% समथिंग कुछ TSS जो है मेच्योरिटी के टाइम पे आ जाता है। Simultaneously the skin color specific to the cultivar starts developing। तो यहाँ पे जो कलर होता है स्किन कलर भी अकॉर्डिंगली जैसे फ्रूट मेच्योर होता है वो कलर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। Next is the training and pruning methods. The training method which are commonly employed in the plums is open center system, but this system is outdated and oldest method. The new method is now followed and which is commonly followed in India is modified center सिस्टम। इन प्रूनिंग बेसिकली डिपेंड करती है बियरिंग हैबिट में। तो जनरली प्लांट्स कैसे बियरिंग कर रहे हैं, प्लम में जो बियरिंग होती है वो स्पर में होती है। इसके अलावा हम स्पर में प्रूनिंग करते हैं और कुछ प्रूनिंग हम करते हैं जो ग्रोथ होती है, न्यू ब्रांचेस, न्यू शूट्स, वहाँ उन पार्ट्स को जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको रिमूव करने में भी हम प्रूनिंग करते हैं। तो अभी क्या लिखा है उसको हम रीड आउट करते हैं। द बियरिंग हैबिट ऑफ द प्लम इज वेरिएबल, सेवरल वेराइटीज ऑफ द यूरोपियन प्लम बियर ऑन स्पर्स। तो स्पर में बियरिंग हो रही है। प्रूनिंग इज नेसेसरी फॉर स्पर रिन्यूअल एंड 75 to 80% ऑफ द रिमूवल ऑफ न्यू ग्रोथ इन ईच सीजन। तो एक तो हमें स्पर का ध्यान रखना है और उसके अलावा जो न्यू ग्रोथ होती है उसको भी प्रून करना होता है। द जापानीज प्लम varieties bears a profuse crops on shoots and require more severe pruning। तो जापानीज प्लम में सीवियर प्रूनिंग होती है। bearing trees are pruned to maintain a balance between the vegetative and reproductive growth। pruning should be regulated that the tree makes 30 to 50 centimeter extension of growth every year। प्रूनिंग इस तरह से रेगुलेट करना है कि प्लांट्स में फ्रूट डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस रहे। A little pruning to the outgrowth branches may be done in the 5th year onwards। तो प्लांट्स की जब एज इंक्रीज होती है 5th ईयर के ऑनवर्ड्स जो एक्स्ट्रा ग्रोइंग ब्रांचेस होती है उनमें थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। द सीवियरिटी ऑफ द प्रूनिंग डिपेंड्स अपॉन द प्लांटिंग डिस्टेंस। इसके अलावा जो हमारी प्लांटिंग डिस्टेंस है उसमें भी डिपेंड करता है कि हमें कैसे प्रूनिंग करनी है। व्हेन प्लम इज प्लांटेड एज अ फिलर इन पीयर इट मे रिक्वायर early severe pruning due to lesser planting distance that in lychee and mango। I mean कि अगर प्लम को हमने एज अ फिलर क्रॉप ग्रो करा है इन पीयर तो यहाँ पे इट मे रिक्वायर अर्ली सीवियर प्रूनिंग।
ड्यू टू लेसर प्लांटिंग डिस्टेंस दैन इन लीची एंड मैंगो। तो बेसिकली यहाँ पे प्रूनिंग सीवियर होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रूनिंग में हम जो पार्ट को कट लगाते हैं, उस कट्स जो हमने पार्ट लगाते हैं, दे शुड बी वेल ट्रीटेड, क्योंकि अगर हम कट्स को ऐसे ओपन छोड़ देंगे विदाउट ट्रीटेड, दैन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज एंड इन्फेक्शन। तो कट्स को ट्रीट करने के लिए वी हैव टू यूज़ बॉर्डेक्स पेस्ट और बॉर्डेक्स मिक्सचर। द नेक्स्ट इज़ द थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स थिनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूनिंग का पार्ट होता है इसमें। फ्रूट थिनिंग में क्या करते हैं, जापानीज़ प्लम बियर्स हैवी क्रॉप एंड नीड्स फ्रूट थिनिंग। तो जापानीज़ प्लम में फ्रूट बियरिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अगर हैवी फ्रूट बियरिंग होगी तो क्या होगा कि एक ही ब्रांच में बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप होंगे, लेकिन वो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होती है, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हमें फ्रूट प्रूनिंग करनी होती है। Excessive fruit sets in plum result to smaller fruits which fetch poor price in the market. तो एक साथ अगर बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप होंगे तो उनका साइज छोटा होगा और यील्ड अच्छी नहीं आएगी। काला अमृतसरी नीड्स थिनिंग ऑफ फ्रूट्स टू इम्प्रूव द साइज। प्लम शुड बी थिन इमीडिएटली आफ्टर द नेचुरल फ्रूट ड्रॉप इन अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में इसमें नेचुरल फ्रूट ड्रॉप होने लगता है, जिसकी उसी टाइम पे हमको फ्रूट थिनिंग करनी होगी। हैंड थिनिंग इज़ यूजली डन फ्रॉम टॉप टू द शूट टू द बॉटम। तो शूट के टॉप से बॉटम तक हमें हैंड से थिनिंग करनी होती है, हाथ से ही कर सकते हैं। फ्रूट्स आर कैप्ड एट 5 to 6 centimeter apart. There should be 15 to 20 leaves for a fruit. There should not be 2 fruits at one point. तो एक ही पॉइंट से 2 फ्रूट्स नहीं डेवलप होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट से 2 फ्रूट डेवलप हो जाएंगे तो अगेन उनका साइज़ छोटा होगा, क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। तो फ्रूट थिनिंग के लिए हम तो हैंड थिनिंग कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड लेबोरियस। तो इसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल्स भी हैं, फ्रूट थिनिंग एजेंट्स जिनको बोलते हैं। वी हैव 3 केमिकल्स। DNOC का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका होता है 4,6 डाइनिट्रो ऑर्थोसरिसोल। ये जनरली एक हर्बिसाइड होता है, बट ये फ्रूट थिनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इथिफॉन होता है और द लास्ट वन इज 3-CPA। These 3 are very important fruit thinning agent for the plum. The next is the irrigation. Plum require adequate amount of water throughout the growing season. In India, most of the plum orchards are on slopy and land growing under rain-fed conditions. तो रेन-फेड कंडीशंस जहाँ पे भी होगी वहाँ पे तो वाटर अप्लाई करना मस्ट होता है। तो द एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी हाई, इट्स distribution is not uniform throughout the growing season. The peak water requirement period in plum is May to June. That is the peak time, and this time which it is coincide with the rapid fruit development period. तो मई से जून के बीच में एक चीज़ क्या होती है, फ्रूट डेवलपमेंट का पीरियड चल रहा है। तो मई से लेकर जून का जो महीना होता है उसमें प्लम में फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस रिक्वायर वाटर बिकॉज ये क्रिटिकल और पीक वाटर रिक्वायरमेंट का टाइम होता है। फ्रीक्वेंट इरीगेशन एट वीकली इंटरवल्स मे बी अप्लाइड ड्यूरिंग अप्रैल, मई एंड जून, एंड नो इरीगेशन एट द फुल ब्लूम स्टेज। तो प्लांट जब फ्रूट जो होता है वो जब प्लांट में फुल ब्लूम स्टेज आती है, फुल ब्लूम माने क्या होता है, फ्लावरिंग। तो जब फ्लावरिंग अच्छे से हो जाती है उस टाइम पे इरीगेशन नहीं अप्लाई करना होता है। एंड द राइपनिंग स्टेज, इसके अलावा जो राइपनिंग स्टेज आती है तब भी इरीगेशन अप्लाई नहीं करना होता है। अगर हमने इरीगेशन अप्लाई करा ब्लूमिंग या फिर फ्रूट की राइपनिंग स्टेज में तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लूमिंग यानी फ्लावरिंग स्टेज में हमने इरीगेशन अप्लाई करा तो उससे फ्लावर ड्रॉप होने का चांसेस होगा। राइपनिंग के स्टेज में अगर इरीगेशन अप्लाई करा तो उससे फ्रूट ड्रॉप होने का चांसेस होता है। प्लस राइपनिंग स्टेज में अगर हमने इरीगेशन कर दिया तो उसका TSS क्वालिटी भी, उसका टेस्ट रिड्यूस हो सकता है। The interval may vary 20 days in September, October, November. There should be no irrigation given during the December, January months. तो एक तो ये आला याद रखना है, ब्लूमिंग के टाइम पे, राइपनिंग के टाइम पे और दिसंबर जनवरी जब डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है प्लांट, इन कंडीशंस में इरीगेशन अप्लाई नहीं करना होता है। मई जून जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राइपनिंग अगर आ गई तब अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। वैसे तो हम इसको एज अ फिलर क्रॉप ही ग्रो करते हैं, बट फिर भी अगर हम इसको एज अ इंडिविजुअल ऑर्चर्ड में ग्रो करें तो यहाँ पे हमें इंटरक्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है।
in solid block of plums intercrops can be grown for the first to 5 years. तो फर्स्ट 5 years तक जो स्पेस हमारा वैकेंट होता है तब हम इंटरक्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. इसके अलावा हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इंटरक्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं वो हमारे हैं, जैसे लेग्यूम्स हम यूज़ कर सकते हैं, पी, ग्राम, मूंग, ये लेग्यूम्स यूज़ कर सकते हैं. वेजिटेबल्स भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द इंटरक्रॉपिंग. नाउ वी मूव टू द हार्वेस्टिंग. तो हार्वेस्टिंग जो होती है इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि प्लम एक तरह का क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी इसको हार्वेस्टिंग के बाद भी हम इसमें जो राइपनिंग होती है वो कैरी ऑन रहती है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट. इट डज़ नॉट अटेन फुल राइप एडिबल क्वालिटी ऑन ट्री. वही जो मैंने अभी आपको बताया वही इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ये ट्री में राइपन नहीं हो पाता. इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तब भी इसमें राइपनिंग रहती है. सो फ्रूट शुड बी पिक्ड एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ मेच्योरिटी. तो मेच्योरिटी के लिए हमारे पास मेच्योरिटी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द डे फ्रॉम फुल ब्लूम, फर्मनेस ऑफ द फ्रूट, TSS. जो जनरली मेच्योरिटी के टाइम पे जो TSS होता है वो 12.5% ब्रिक्स के आसपास आ जाता है. इस टाइम पे हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. कलर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कलर होता है इमेच्योर फ्रूट्स का जो कलर होगा वो ग्रीन येलो होगा और जैसे जैसे राइपनिंग हो जाएगी वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन. प्लम शुड बी हार्वेस्ट अलॉन्ग विद द पैडिसल. मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स में हमने डिस्कस करा है कि पैडिसल के साथ ही हार्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन टू द फ्रूट प्लांट्स. और फ्रूट जो होता है वो एक टाइम में एक ही बार हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैच्योरिटी जो होती है वो एक टाइम पे नहीं हो पाती पूरी. तो देयर इज़ अ नीड ऑफ सेवरल पिकिंग्स. सेवरल पिकिंग्स आर मेड एज द एंटायर फ्रूट ऑन द ट्री डज नॉट ripen at the one time. Fruit is borne on the spurs. Also care should be taken so that to save the spurs from the breakage and during harvesting. तो स्पर में फ्रूट्स आते हैं तो स्पर को ब्रेक नहीं करना है, आराम से उसको जस्ट एक तरह का जेंटली ट्विस्ट करके उसको हमें हार्वेस्ट करना होगा. प्लम के जो इंडिया में इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग्स मेथड्स होते हैं, ग्रेड्स जो होते हैं वो टोटल 3 ग्रेड्स इंडिया में अवेलेबल हैं. द इम्पॉर्टेंट इज़ द yield. वी गेट 60 to 70 kg ऑफ फ्रूट्स एज अ yield. तो प्लम की yield जो होती है 60-70 kg रहती है. एंड द फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम 2nd week of May to 3rd week of July. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन इंडिया जब फ्रूट्स जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं इन द मार्केट.